हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो हम 2018 का पेपर देख रहे थे, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग का। इसके हमने कौन कौन से क्वेश्चन देख लिए थे। इसका हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। अब हम क्वेश्चन नंबर इसका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो हम लोग इसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। फॉर अ सिंपल एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम विद एवोपरेटिव कूलिंग। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है कैसा सिस्टम है। इसमें एवोपरेटिव कूलिंग हो रही है। एवोपरेटिव कूलिंग का मतलब है कि हम लोग नॉर्मल कूलिंग तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ एवोपरेशन से भी कूलिंग कर रहे हैं। ठीक है, एवोपरेशन कोई एक रेफ्रिजरेंट है जो एवोपरेट हो रहा है, और जब एवोपरेट होगा तो फिर कूलिंग भी जनरेट होगी। ठीक है, तो इसमें रूम का रैम का एयर प्रेशर दे रखा है, और ये रैम एयर टेम्परेचर है। ठीक है, इसमें उन्होंने रूम लिख रखा है। बेसिकली ये रैम एयर टेम्परेचर होगा 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और कंप्रेस्ड एयर प्रेशर दे रखा है हमें, और प्रेशर ड्रॉप दे रखा है हीट एक्सचेंजर में कितना है 0.2 बार। ठीक है, और हीट एक्सचेंजर की इफेक्टिवनेस हमें 0.8 दे रखी है। कैबिन का प्रेशर हमें 1 बार दे रखा है। ठीक है, और टरबाइन की एफिशिएंसी और कंप्रेसर की एफिशिएंसी दे रखी है। ठीक है, और इसमें और भी चीज़ें दे रखी हैं हमें, और हमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, सबसे पहले हम इसका टीएस डायग्राम बना लेते हैं। कोई भी एक एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन साइकिल रहती है, तो उसको सॉल्व करने का बेस्ट वे है कि सबसे पहले आप उसके लिए एक टीएस डायग्राम को प्लॉट कर लें। ठीक है, आप चाहो तो इसमें डायरेक्टली टीएस डायग्राम से भी कर सकते हो, और चाहो तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको इसका ये वाला डायग्राम नहीं ड्रॉ करके मैं आपको इसको एक डिफरेंट तरीके से करके दिखाता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये कुछ ये इसकी इनिशियल सबसे पहले हम इसका इनिशियल पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो टीएस डायग्राम होगा वो कुछ इस तरह से प्लॉट होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से इसका टीएस डायग्राम प्लॉट होगा। ठीक है, ये पॉइंट 1 हो जाएगा, ये पॉइंट 2 हो जाएगा, ये पॉइंट 3 हो जाएगा, और ये पॉइंट 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका टीएस डायग्राम होगा। ठीक है, तो एवापोरेटिव कूलिंग होती क्या है हम थोड़ा समझ लेते हैं। बेसिकली क्या होता है, ये एक मेन कंप्रेसर होता है। ठीक है, और ये एम्बियंट एयर होती है। जो एम्बियंट एयर एयरक्राफ्ट के अंदर जाती है तो उसका प्रेशर थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, और उस इंक्रीज एयर को हम लोग क्या कहते हैं, रैम एयर। ठीक है, फिर ये जो रैम एयर है ये किस में पास होती है, एक हीट एक्सचेंजर से पास होती है। और उस हीट एक्सचेंजर में बेसिकली क्या होता है, हीट एक्सचेंज होती है किस किस के बीच में, जो रैम एयर है उसमें, और जो हमारा यहाँ से जो एयर आ रही है उसमें। बेसिकली हमें क्या करना है, हमें इस वाली एयर को क्या करना है, कूल करना है। ठीक है, और उसको फाइनली केबिन में सप्लाई करना है। ठीक है, तो इसको कूल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रैम एयर को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कूल करने के लिए रैम एयर को यूज़ करते हैं। तो रैम एयर से इसकी कूलिंग होती है, और रैम एयर को बाहर निकालने के लिए क्या लगा रहता है, एक कूलिंग एयर फैन लगा रहता है। ठीक है, तो इसमें एक बार हम लोग कूल करते हैं रैम एयर से, और दूसरी बार किससे कूल करते हैं, किसी एक कोई भी एक रेफ्रिजरेंट फ्लूइड हो सकता है, उसकी हेल्प से हम लोग कूलिंग करते हैं। ठीक है, तो 2 बार कूलिंग करी जाती है। ठीक है, एक बार बाय द हेल्प ऑफ रैम एयर, और दूसरी बार इन द एवापोरेटर। फिर एवापोरेटर से कूल होने के बाद हम लोग उसको किस में भेज देते हैं, टरबाइन में। और टरबाइन से जो आउटलेट होता है उसको हम लोग किस में भेज देते हैं, केबिन में। ठीक है, और केबिन से एयर, केबिन में क्या होता है, एयर सर्कुलेट होती है केबिन के अंदर। तो केबिन में बेसिकली क्या होता है, जैसे आपके पैसेंजर्स होते हैं और पायलट होते हैं, लोग बैठे होते हैं। ठीक है, तो वहाँ से फिर जब वो मतलब एयर जो हीट हो जाती है तो वापस से एटमॉस्फेयर में या तो रिलीज कर दी जाती है, या फिर वापस से रिसर्कुलेट कर जाती है। तो इस तरह से पूरा सिस्टम वर्क करता है। ठीक है, समझ में आ गया। सबसे पहले जो एयर होती है उसको हम लोग कूल करते हैं बाय द हेल्प ऑफ रैम एयर, और उसके बाद कूलिंग करते हैं इन द एवापोरेटर, और फिर एवापोरेटर से भी कूलिंग होने के बाद हम उसको टरबाइन में भेजते हैं। तो इसका जो टीएस डायग्राम होता है वो कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले क्या होता है, कंप्रेशन होता है। ठीक है, 1 से 2 तक। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, ये जो एयर है ये पहले कंप्रेसर में जाती है, मेन कंप्रेसर में। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्रेसर होता है पॉइंट वन से तो सबसे पहले क्या होता है, एयर सपोज ये पॉइंट 1 है एम्बियंट एयर, तो रैम एयर तक क्या होगा, एयर का प्रेशर इंक्रीज होगा। तो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक हमारा नॉर्मल कंप्रेशन होगा, और 2 से 3 तक हमारा कंप्रेसर में कंप्रेशन होगा। फिर ये 3 कंप्रेसर से जो एयर निकली 3, ये पॉइंट 3 हो जाएगा। 3 से 4 हमारी क्या होती है, कूलिंग होती है। किसमें कूलिंग होती है, हीट एक्सचेंजर में, और ये कैसी कूलिंग होती है, कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, 4 तक। फिर 4 से 5 ये वाला जो पॉइंट है, 4 से 5 हमारी कूलिंग किस में होती है, एवापोरेटर में, ये भी कांस्टेंट प्रेशर पे होती है।
ठीक है। और 5 से 6, ये जो 5 है और ये पॉइंट हमारा क्या है 6, तो 5 से 6 कूलिंग किस में होती है, टरबाइन में, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से हो जाएगा। और 6 से हमारा ये वापस से केबिन में चला जाता है, 6 ये पॉइंट 6 हो जाएगा और ये 6 से हमारा केबिन में जाएगा, और 7 हमारा क्या हो जाएगा, 6 पे केबिन में एंट्री करेगी, ठीक है। 6 में केबिन में एंट्री करेगी और 7 में केबिन से रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से पूरा एयर का फ्लो होता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोग को। मैं अगर फिर से बता देता हूँ। पॉइंट 1 पे एयर एम्बियंट एयर है, मतलब जो एटमॉस्फेयर में एयर है। पॉइंट 2 पे जो एयर रैम एयर है, ठीक है। मैं इसको फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। ये पॉइंट 1 है, ठीक है। ये पॉइंट 2 है, रैम एयर, ठीक है। 2 से 3 दोबारा कंप्रेस हुई इन द मेन कंप्रेसर, ठीक है। ये पॉइंट 3 हो जाएगा। 3 से 4 एक्सपेंशन होता है, ठीक है। 3 से 4 कूलिंग होती है इन द हीट एक्सचेंजर, ठीक है। 4 से 5 कूलिंग होती है इन द एवोपरेटर। 5 से 6 कूलिंग होती है इन द कूलिंग टरबाइन। और 6 से 7, जो 7 पे क्या होता है हमारा, एयर किस में एंटर होती है, केबिन। 6 में क्या होता है, केबिन के अंदर एंटर होती है, और 7 पे हमारा केबिन से एग्जिट हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पूरा जो एयरक्राफ्ट कूलिंग सिस्टम है वो वर्क करता है, ठीक है। तो अगर इसमें एवोपरेटर नहीं होता तो बेसिकली क्या होता, हमारा जो एक्सपेंशन होता है वो 4 से डायरेक्ट हो जाता, 4 से 5 तक कूलिंग नहीं होती, सीधे 4 से हम लोग कूलिंग कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम लोग एवोपरेटिव कूलिंग को करते हैं, ठीक है। तो अब इस न्यूमेरिकल को करने के लिए तो अभी आप लोग इसमें एवोपरेटिव कूलिंग का ये समझ गए होंगे, ठीक है, प्रोसेस। अब इसकी कूलिंग करने के लिए, इस न्यूमेरिकल को करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अलग अलग पॉइंट्स पे टेम्परेचर्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर देता हूँ, ठीक है। और इसका आप इस बार इसको करके देखिएगा इसको, और फिर इसका जो सोल्यूशन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या करना होगा, आपको T2, यहाँ पे आपको कंडीशन रैम एयर की दे रखी है, तो बेसिकली आपको T2 दे रखा है। T2 कितना दे रखा है, 300 केल्विन। मैं आपको स्टेप्स बता दे रहा हूँ, आप एक बार इसे खुद से करके देखिएगा, ठीक है, अगर आपको समझ में आता है। और फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। और फिर आप आंसर मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें T2 पता है, P2 पता है, ठीक है। तो हम T3 निकाल सकते हैं। T3 कैसे निकालेंगे, T3/T2 इज इक्वल टू P3/P2, ठीक है, रेज टू द पावर गामा-1/गामा। P3 हमें कितना दे रखा है, 4 बार, ठीक है। P2 कितना दिया हुआ है, 1.05, और गामा-1, गामा यहाँ पे 1.4 है, ठीक है। और हमारा T2 कितना दिया हुआ है, T3, और T2 हमें कितना दिया हुआ है, 300 केल्विन। तो यहाँ से हम T3 निकाल सकते हैं। T3 हमारा कितना आ जाएगा, T3 हमारा आ जाएगा 439.62, ठीक है, केल्विन, ठीक है। अब इसके बाद बेसिकली उसने क्या बोला है, उसने हमसे बोला है कि जो यहाँ पे उसने हमें कंप्रेसर की एफिशिएंसी भी दे रखी है। तो बेसिकली क्या होता है, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर बेसिकली किसके बराबर होती है, T3 माइनस T2 डिवाइड बाय T3 डैश माइनस T2, ठीक है। तो T3 कितना है हमारा, आइसेंट्रोपिक वर्क डन, T3 9.62 माइनस 300 डिवाइड बाय T3 डैश माइनस 300, ठीक है, इज इक्वल टू 0.83, ठीक है। तो हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। T3 डैश हमारा कितना आ जाएगा, T3 डैश हो जाएगा 468.22 केल्विन, ठीक है। अब आप यहाँ पे इसमें देखना चाहेंगे T3 डैश कहाँ पे शो होगा, तो T3 डैश शो करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है ना, टू पॉइंट से आप इसे डॉटेड लाइन को शो कर सकते हैं, ये इस तरह से, ये हो जाएगा T3 डैश। और ऐसे ही टरबाइन के केस में अगर एफिशिएंसी दे रखी है तो यहाँ से भी हम ऐसे डॉटेड लाइन शो करेंगे, और ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 6 डैश, ठीक है। आगे हम देखते हैं तो हमारा कंप्रेसर का आ गया, T3 डैश आ गया, ठीक है। अब इसके बाद उसने हमें क्या दे रखा है, हीट एक्सचेंजर की इफेक्टिवनेस। अगर हीट एक्सचेंजर की इफेक्टिवनेस नहीं दी होती, ठीक है, तो हमें उसने T4 पे टेम्परेचर दिया होता। लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है तो इसको निकालने के लिए जो इफेक्टिवनेस होती है हीट एक्सचेंजर की, वो क्या होती है, इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर इज इक्वल टू T3 डैश माइनस T4 डिवाइड बाय
T3 डैश माइनस T2, ठीक है। आप इस रिलेशनशिप को ध्यान रखिएगा। T3 डैश कितना है 468.22 माइनस T4 हमें निकालना है, और T3 डैश हमारा कितना है 468.22 माइनस T2 कितना है हमारा 300, और इफेक्टिवनेस हमें कितनी दे रखी है 0.8, ठीक है। तो यहाँ से हम T4 निकाल सकते हैं। T4 हमारा कितना आ जाएगा, आप इसको सॉल्व करके देखिएगा। T4 हमारा आएगा 333.4 केल्विन, ठीक है। अब T4 आ गया, हम दोबारा से अपने डायग्राम पे चले जाते हैं। T4 हमें पता चल गया, T4 हमारा कितना आया है 333.4। अब हमें T.5 निकालना है। 0.5 निकालने के लिए उसने हमें एक डाटा दे रखा है। क्या डाटा दे रखा है, एंथैल्पी चेंज ऑफ द एवापोरेशन फ्लूइड। तो एंथैल्पी चेंज ऑफ एवापोरेशन, इसको T5 पॉइंट थोड़ा निकालना थोड़ा डिफिकल्ट था, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें बेसिकली इसने क्या दे रखा है, एंथैल्पी चेंज, यानी कि H2 माइनस, यानी कि H4 माइनस H5, ये उसने हमें कितना दे रखा है, ये उसने दे रखा है 25 किलो जूल पर केजी। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा Cp T4 माइनस T5, ठीक है। Cp को हम यहाँ 1 ले सकते हैं। T4 हमारा कितना दिया हुआ है, T4 हमने ये निकाल रखा है, ये दिया हुआ है हमारा 333.4 माइनस T5। तो T5 यहाँ से हम निकाल लेंगे। T5 हमारा कितना आ जाएगा, T5 हमारा आ जाएगा, एक मिनट, T5 308 केल्विन, ठीक है। तो हमारा T5 आ गया। हम दोबारा से अपने डायग्राम पे चलते हैं। T5 को लिख देते हैं 308, ठीक है। और हमें 5 पता है, हमें T6 निकालना है, ठीक है। 6 हमें निकालना है, 6 हमें नहीं पता। तो 6 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से रिलेशन यूज करेंगे। T5 ओवर T6 इज इक्वल टू P5 ओवर P6 रेज टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, ठीक। तो ये इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे P5 जो है, P5 बेसिकली, वैसे तो ये क्या है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होती है 3 से 5, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे उसने कहा है कि प्रेशर ड्रॉप हो रहा है हीट एक्सचेंजर में 0.2 बार का। तो यहाँ पे जो प्रेशर आएगा वो कितना आ जाएगा, इनिशियल प्रेशर 4 बार है, और यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप कितने का हो रहा है 0.2 का। तो यहाँ पे प्रेशर जो आएगा वो आ जाएगा 3.8, ठीक है। यहाँ प्रेशर आ जाएगा 3.8 बार। अब पॉइंट सिक्स पे हमें प्रेशर कितना दिया हुआ है उसमें, जो केबिन का प्रेशर है, एयर फ्लो थ्रू केबिन, और केबिन का प्रेशर कितना है 1 बार। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमें प्रेशर दिया हुआ है, इस पूरी लाइन का जो प्रेशर है वो कितना है 1 बार है। तो प्रेशर हमें पता है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये, ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो केबिन का प्रेशर हमें 1 बार दिया हुआ है, और इसका टेम्परेचर हमें T6 निकालना है, ठीक है। तो इसको हम यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे ये हो जाएगा 308 डिवाइड बाई T6 इज इक्वल टू P5 कितना दिया हुआ है 3.8, और P6 दिया है 1, ठीक है। इस 0.4 डिवाइड बाई 1.4, यहाँ से हम T6 निकाल सकते हैं। T6 कितना आएगा, T6 आ जाएगा हमारा 210, ठीक है। T6 हमारा आएगा 210, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, T6 आ जाएगा 210 केल्विन, ठीक है। तो हम इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं, T6 कितना हो जाएगा, तो ये वो हो जाएगा 1,210, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे हमें आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी भी दे रखी है, तो वो कितनी होती है टरबाइन के केस में, कितनी होती है T5 माइनस T6 डैश डिवाइड बाय T5 माइनस T6, ठीक है। और ये कितनी दी हुई है हमें, ये दी हुई है 0.8, तो ये हो जाएगा 0.8 इज इक्वल टू T5 कितना है हमारा 308 माइनस T6 डैश, हमें निकालना है। T5 308 है, और T6 हमारा 210 है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो T6 डैश हमारा कितना आ जाएगा, T6 डैश हमारा आएगा समथिंग 229, ठीक है। T6 डैश हमारा आ जाएगा 229 केल्विन, ठीक है। तो ये T6 डैश हमारा कितना आ जाएगा 229 केल्विन, ठीक है। आप लोग करके देखिएगा। अब T7 हमें पता है, T7 उसने क्या बोला, एयर लीविंग द केबिन एट 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि T7 हमें पता है 300 केल्विन, ठीक है। अब हमें सारे पॉइंट्स पता चल गए। अब हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकाल सकते हैं। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो जाएगा, बेसिकली M मल्टीप्लाइड बाय Cp मल्टीप्लाइड बाय T7 माइनस T6 डैश, ठीक है। यहाँ से आप निकालिएगा टन कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन, जो भी ये आएगी रेफ्रिजरेशन, ये हो जाएगा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइड बाय 3.5, ठीक है, टन में कन्वर्ट करने के लिए। पावर रिक्वायर्ड फॉर रेफ्रिजरेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा M मल्टीप्लाइड बाय Cp मल्टीप्लाइड बाय T
ये पॉइंट हमारा कितना है, T3 डैश माइनस T2, ठीक है, ये हो जाएगा T3 डैश माइनस T2, ठीक है। सीओपी कितना हो जाएगा, सीओपी हो जाएगा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइड बाय पावर रिक्वायर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज उसने पूछी है, पावर सप्लाइड टू द फ्लोवर, ये फ्लोवर नहीं एक्चुअली ये ब्लोअर है। अब ये ब्लोअर कहाँ लगा हुआ है, ब्लोअर आप देखोगे ये लगा हुआ है, ठीक है। तो ब्लोअर को पावर सप्लाई कौन कर रहा है, टरबाइन, तो पावर सप्लाई टू ब्लोअर हो जाएगी हमारी बेसिकली जो टरबाइन का वर्क है, वर्क डन बाय टरबाइन इज इक्वल टू पावर सप्लाइड टू ब्लोअर, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा मास मल्टीप्लाइड बाय सीपी मल्टीप्लाइड बाय T5 - T6 डैश, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पावर सप्लाइड टू ब्लो हो जाएगा M CP T5 - T6 डैश, और अमाउंट ऑफ एयर हैंडल्ड बाय ब्लोअर इफ द रैम एयर लीव्स द हीट एक्सचेंजर एट 400 केल्विन, तो रैम एयर एंटर कहाँ पे कर रही है, यहाँ पे, और लीव कहाँ पे कर रही है, यहाँ पे, ठीक है। रैम एयर का टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, रैम एयर का टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन, ठीक है। तो रैम एयर एंटर हो रही है 300 केल्विन पे, और रैम रैम एयर एग्जिट हो रही है 400 केल्विन पे, ठीक है। उसने हमसे क्या पूछा, अमाउंट ऑफ एयर हैंडल्ड बाय ब्लोअर, तो एयर कितनी एयर जो ब्लोअर हैंडल करेगा वो निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इक्वेट कर सकते हैं जो वर्क डन आया है, जो वर्क डन आएगा ब्लोअर का, वर्क डन बाय ब्लोअर इज इक्वल टू मास ऑफ एयर हैंडल्ड multiplied by CP multiplied by this temp 400 minus 300, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा अमाउंट ऑफ एयर हैंडल्ड हो जाएगा पावर सप्लाइड डिवाइड बाय 400 - 300, ठीक है, CP। सारी वैल्यूज हमने निकाल ली हैं, आप सारी वैल्यूज में पुट कर दीजिएगा और इन सारी का आंसर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं इसका जो आंसर्स हैं वो कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, और आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, थैंक यू। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, होपफुली आपको समझ में आया होगा, थैंक यू।